नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग में। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि कुछ टाइम से हम लोग आपस में रूबरू नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से मेरा आप लोगों के साथ जुड़ने का केवल यही प्रयत्न रहा है ताकि आप आगामी परीक्षाओं के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और बात करते हैं यहां पर क्यूब और डाइस की। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्यूब और डाइस, देखो मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि क्यूब का मतलब होता है घन और डाइस का मतलब होता है पासा। आप सभी जानते हैं कि मैंने क्यूब डाइस को कितने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था, लेकिन अब जो हम जो पढ़ने वाले थे वो इसमें जो नेक्स्ट पैटर्न पढ़ने वाले थे वो क्या था, वो पैटर्न ये था कि मैंने आपको खुली हुई आकृति में एक दूसरे की विपरीत फलक निकालना बताया था। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर उस डाइस को खोलने के बाद हम लोग बंद कर दें तो बंद करने की स्थिति में जो डायग्राम आपका दिखाई देगा वो किस तरीके से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सबसे पहले आपको यहां पे हेडिंग डाली कि खुली हुई आकृति को बंद करने के बाद आकृति का निर्माण करना। मतलब अगर कोई डायग्राम आपका ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, और खुलने के बाद अगर उसको बंद करना पड़े हमें, तो बंद करने की ऐसी कौन सी सिचुएशन बैठती है जिसके माध्यम से हम डायग्राम को यह तय कर पाए कि भाई ये डायग्राम जो है इस आकृति को मोड़ने के बाद हमें दिखाई देगा। क्लियर। अब देखिए मैंने आप लोगों को यहां पे क्या किया, मैंने आपको एक सिंपल बेस में यहां पे क्वेश्चन दिया। फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया, जैसे मैंने दिया कि दी गई आकृति को बंद करने के बाद कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब सोच रहे होंगे कि भाई दी गई आकृति को बंद करने के बाद कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, लेकिन यहां पे डायग्राम तो दिया नहीं। तो बिल्कुल देंगे। मैंने आपको एक डायग्राम दिया कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपको यहां पे एक डायग्राम दे दिया, इस तरीके का मैंने डायग्राम आपको यहां पे दिया। इसमें मैंने लिखा 5 7 9 PN 4। ऑप्शन ए मैंने आपको ये दिया, ऑप्शन बी मैं आपको ये डायग्राम दे दिया, ऑप्शन सी मैं आपको ये डायग्राम दे दिया, और ऑप्शन डी में आपको मैंने ये डायग्राम दे दिया। अब मैंने क्या किया, इनमें कुछ लिखा, जैसे यहां पे लिखा 5 9 P, यहां पे लिखा P 4 7, यहां पे लिखा N 7 P, यहां पे लिखा 5 7 और 4। अब जरा गौर से इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे तो हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि जब मैं इस डायग्राम को फोल्ड करता हूं, ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद इसमें जो फल के अपोजिट आएंगी वो फोल्ड करने के बाद एक साथ नहीं आनी चाहिए। मतलब जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो देखो 5 के अपोजिट तो 9 होगा, ये मैं आपको ओपन डाइस में सिखा चुका हूं। 5 के अपोजिट 9 होगा, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास यहां पे 5 के अपोजिट 9 हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो 9 है ये किसके ऊपर जाएगा, 5 के।
ये जो 9 है ये किसके ऊपर चला जाएगा, 5 के, या फिर नीचे की तरफ अगर फोल्ड करता हूं तो 9 के ऊपर कौन आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहां पे 5 के अपोजिट तो आपका 9 हो गया, ये हमें स्पष्ट पता चल गया। नेक्स्ट यहां पे देखिए P के अपोजिट आपका 4 हो गया, ये लीजिए P बराबर 4। ठीक है, यहां 7 के अपोजिट 9 आ गया, ये 7 बराबर n, ये आपका अपोजिट सरफेस का आ गया। अब कहने का मतलब मेरा क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इन डायग्रामों में जो भी अपोजिट है ना, उनमें से हमें मोड़ने के बाद केवल एक सरफेस दिखाई देनी चाहिए। या तो मुझे 5 दिखेगा, या मुझे क्या दिखेगा, 9। ठीक है, या मुझे P दिखेगा, या मुझे क्या दिखेगा, 4, या मुझे 7 दिखेगा, या मुझे क्या दिखेगा, n, यही दिखेगा। अब देखो यहां पे गौर से, ये जो आपको पहला डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहां पे सबसे पहले कितना आ रहा है, 5, और क्वेश्चन में 5 के अपोजिट 9 है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे दोनों जो है ना, वो दोनों साथ में आ गए। इसका मतलब हम इस डायग्राम का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकंड में देखो, सेकंड में 5 आ रहा है और 5 के अपोजिट 9 होता है, और हमें सेकंड में कहीं भी 9 दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जो 9 है वो 5 के कहां चला जाता है, पीछे। ठीक है, अब देखो सेकंड फलक क्या आ रही है, 7, और 7 के अपोजिट यहां पे क्या आ रहा है, n। क्या आपको n दिखाई दे रहा है, नहीं, मतलब जो n है वो हमारा 7 के कहां चला गया, पीछे। ठीक है, अब हमें दिख रहा है यहां पे 4। अब देखो जरा, 4 के जो अपोजिट होता है वो p होता है, लेकिन हमें यहां पे कहीं पे भी p दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे अगर हम देखें तो देखिए P और 4 दोनों साथ में आ रहे हैं, जबकि यहां पे दोनों अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं बन सकता। n 7 4, देखिए n के अपोजिट 7 है, और यहां पे हमें n और 7 साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी आविष्कार या निर्माण हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझा देता हूं आपको क्वेश्चन। सबसे पहले यहां में लिखा देता हूं थ्योरी। जो फलकें प्रश्न आकृति में एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वे उत्तर आकृति में एक साथ नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। समझ गए बात? जो फलकें हमें प्रश्न आकृति में एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रही हैं, वे कभी भी उत्तर आकृति में एक साथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विपरीत फलकों का जोड़ा कभी भी हमें साथ में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे अगर इसकी बात करें तो जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया इस पैटर्न का, ये रहा। अब यहां पे मैंने पहला डायग्राम आपको दिया, ये वाला, यहां पे आपको दूसरा डायग्राम दिया, ये वाला, यहां पे तीसरा डायग्राम मैंने आपको दिया, ये वाला, यहां पे चौथा डायग्राम मैंने आपको ये दिया। ठीक है, अब यहां मैंने आपको लिखा P R S, यहां लिखा Q R P, यहां लिखा मैंने आपके लिए S T R, यहां पे मैंने आपके लिए लिखा Q S P। ठीक है, अब जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जरा गौर से इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले P के अपोजिट तो आपका क्या आएगा, R, यही आएगा। फिर यहां पे S के अपोजिट T आएगा, ये लो, ये आ गया। अब हमारा बचा कौन, Q, Q के अपोजिट देखो, चारों कोनों पर ये जो फलकें बनी हुई हैं,
ये किसके अपोजिट आएंगी, क्यू के। तो क्यू के आ जाएगा 1 2 3 4, यही आएगा। अब यहां पे सबसे पहला डायग्राम देख लो, P दिख रहा है, जबकि P और R दोनों एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इसका तो अब निर्माण हो नहीं सकता, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड में भी देखो या थर्ड में भी आपको P और R दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं बन सकती, ठीक है। अब उधर सेकंड में देखो S T R, देखो S के अपोजिट क्या आ रहा है, T, और यहाँ पे S और T साथ में आ रहे हैं, तो ये भी नहीं बन सकती। तो कौन सा डायग्राम बन सकता है हमारा, D वाला, ठीक है। कोई ना कोई सा डायग्राम तो बनेगा। तो यह इस सिचुएशन में हमारा कौन सा डायग्राम बन गया, डी वाला, क्योंकि और कोई विकल्प हमें दिखाई दे रहा नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी डायग्राम को बंद करने के बाद आकृति का क्या कर सकते हैं, निर्माण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम घनों के ढेर में घनों की संख्या। घनों के ढेर में घनों की संख्या। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो घनों का जो ढेर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डंग ऑफ क्यूब, क्यूब का यानी कि घन का ढेर। तो ये क्या होता है, तो आपको बता दूं कि ये जो घनों का जो ढेर होता है, ठीक है, ये घनों का ढेर आपका 3 प्रकार का होता है, और 3 प्रकार जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, समझ लेना। सबसे पहला जो ढेर होता है आपका, वो आपका होता है वर्गाकार ढेर, और वर्गाकार ढेर को साथियों हम कहते हैं स्क्वायर शेप, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका होता है सीढ़ी नुमा ढेर, इसको हम कहते हैं लैडर शेप, और तीसरा आपका यहां पे होता है शंकुनुमा। शंकुनुमा को हम कहते हैं कॉन क्यूब, ठीक है। अब ये तीनों जो मैंने आपको ढेर दिए हैं, इन तीनों को अगर आप गौर से देखें तो क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। देखिए वर्गाकार जो होता है वो आपका इस तरीके का होता है, मतलब वर्गाकार का मतलब होता है कि इसका जो आकार आपका होता है वो वर्ग के समान होता है। इस तरीके का डायग्राम आपको वर्गाकार ढेर में दिया जाएगा। दूसरा आपका सीढ़ीनुमा, देखिए इस तरीके का ढेर आपका सीढ़ीनुमा ढेर में होता है, ठीक है। तीसरा आपका होता है शंकुनुमा, ये आपका इस तरीके का होता है, ये आपका शंकुनुमा, ठीक है। इसको इस तरीके से कंप्लीट बनाया जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये शंकुनुमा, ये 3 प्रकार के जो ढेर है इनको हम कहते हैं घनों के प्रकार। अब सबसे पहला सवाल जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी विद्यार्थीगणों को ध्यान देना है कि जो भी विद्यार्थी यहां पे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके बाद चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ और भी विद्यार्थी यहाँ पर लाइव जुड़ सकें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहां पर आप उस कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट डाल के मुझे बताएंगे कि भाई आपको कहां किस जगह कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ चेंजेज की आपको जरूरत है। तो चलिए यहां के बाद मैं आपको सबसे पहले जो पढ़ाने वाला हूं वो सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं वर्गाकार ढेर। ये जो वर्गाकार ढेर होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप इसको हम कहते हैं। और ये जो स्क्वायर शेप होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि वर्गाकार ढेर वह ढेर होता है, वह ढेर होता है जिसमें दोनों तरफ की संख्याएं समान आए। वर्गाकार ढेर जो होता है आपका
वो वर्गाकार ढेर आपका वह ढेर होता है जिसमें आपकी दोनों तरफ की जो संख्या है ना, वो दोनों तरफ की संख्या कैसे आनी चाहिए, समान। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम, यहां पे कुछ डायग्राम दिए, जैसे ये आपका पहला डायग्राम मैंने आपको दिया। क्वेश्चन आपको पता है कैसे आएगा, दी गई आकृति में कुल कितने घन है, पहला। यहां पे मैंने आपको दूसरा दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि वर्गाकार ढेर जो होता है आपका वह ढेर होता है जिसमें दोनों तरफ की संख्या समान आए। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये दोनों तरफ की जो संख्या है आपकी, वो दोनों तरफ की संख्या आपको दे रखी है। अब देखिए हमें करना क्या है भाई, इसमें हमें सिर्फ इतना काम करना है इस पॉइंट में कि ये जो दोनों तरफ की संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये वाली दिखाई दे रही है, इसको हमें यहां पे एक नाम देना है और नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, n। अब वर्गाकार ढेर में हमें भाई आखिर में निकालने क्या है, घन। तो यहां पे n की पावर 3 लगा दो, ठीक है। यहां n का अर्थ दोनों तरफ की समान संख्या से है। यहां n का जो अर्थ होता है ना, वो दोनों तरफ की समान संख्या से है। तो देखिए इसमें n का मतलब कितना हो गया, 3, तो 3 की पावर 3 लगा दे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये तो आपका यहाँ पे आ गया कितना, 27, ठीक है। यहाँ 5 आ रहा है, 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे आपका आ गया कितना, 125। तो इस तरीके से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर वर्गाकार ढेर में घनों की जो संख्या है उसको निकाल सकते हैं। और साथ में आप लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लोकेश चौधरी रीजनिंग के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखना। सभी विद्यार्थी LOKESHCHOUDHARYREASONING, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप स्टडी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, मैटर हैं, वहां से आप लोग मेरे से जोड़ सकते हैं और वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहां भी जोड़ सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेरे माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां के बाद दूसरा जो आपका आएगा, ठीक है, दूसरा जो कंसेप्ट आपका आएगा वो आपका आएगा सीढ़ी नुमा ढेर। और सीढ़ी नुमा ढेर को हम कहते हैं लैडर शेप। लैडर शेप जो होता है इसके लिए आपको यूज करना होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब R का मतलब होता है रो, जिस पंक्ति में जितने कॉलम होते हैं उनका हमें स्क्वायर करना होता है और उससे हम जो लैडर शेप हैं आपके उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया सिंपल सा, ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला और एक ये वाला। ये आ गया। इसमें आपको क्या करना है, यहां पे आपने नंबरिंग की 1 2 3, 1 2 3 4, ये आ गई। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जितना आपको दे रखा है R, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। यहां पे 1 आ रहा है तो हमने 1 का क्या कर दिया, स्क्वायर, प्लस 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर, 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 और 4 13
और एक आपका यहाँ पे बन गया कितना 14। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 आपका जो टोटल यहाँ पे बनता है वो टोटल आपका बनता है कितना 30। तो इस तरीके से आप लैडर शेप यानी कि सीढ़ी नुमा ढेर में घनों की संख्या को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी नुमा ढेर है इसमें हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बड़े स्लोली इस कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें आता है अगला आपका आता है इसमें शंकुनुमा। कॉन क्यूब, और ये जो कॉन क्यूब है इसके लिए हम यूज करते हैं R1C1 प्लस R2C2 प्लस डॉट डॉट डॉट। R का मतलब होता है रो और C का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें भाई, हमें क्या करना है, इस तरीके का आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। ये फर्स्ट, ठीक है, ये मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ये आपका ऐसे, ठीक है, ऐसा ही एक डायग्राम मैंने इधर भी बनाया। ये रहा, इसको भी थोड़ा सा अपन कंप्लीट अगर कर ले तो ये ऐसे 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 ये हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, R1 और C1 करना है। ठीक है, R1 करना है, C1 करना है, R2 करना है, C2 करना है, ये हमें करना है। अब हमारे पास क्या है, R का मतलब होता है रो और C का मतलब होता है कॉलम। सिंपल सा फंडा है, आपको केवल यहां पे नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3। एक तरफ आपने अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो दूसरी तरफ इनको डिसेंडिंग में कर दो, मतलब आरोही और अवरोही। यहां अगर 3 तक लाए तो यहां 3 तक ले जाओ, 3 2 1। दोनों के बीच में यहां पे कोई भी साइन नहीं है, इसीलिए यहां पे 1 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3। तो ये आपका यहां पे जो आया है वो आया है 10। अब यहां देखिए 1 2 3 4 4 3 2 1। आप क्या कर सकते हो, 1 का गुणा 4 से करो सबसे पहले, प्लस आगे क्या करना है हमें, 2 का गुणा 3 से करो प्लस 3 का गुणा 2 से करो प्लस 4 का गुणा 1 से करो। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4। तो 6 और 4 10 और 6 16 और 4 आपका जो आंसर आएगा वो यहां पे आएगा कितना 20। तो बहुत आसान है इन क्वेश्चंस को क्रैक करना। ठीक है, एक बात जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सब मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही। सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, सब्जेक्टिव बहुत कम होते हैं, जहां पर केवल स्पेशली एक ही सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको केवल रीजनिंग सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाएगा, उसके अलावा और किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
आपके हर एग्जाम में यहां से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, यहां तक हमने क्यूब डाइस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है, जाना है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब जो आपका नेक्स्ट लेसन होगा, वो नेक्स्ट जो लेसन होगा वो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, और आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का यहीं करते हैं समापन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कंसेप्ट के साथ, नए अध्याय के साथ, मेरे साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।